और हम लगाएंगे अरविंद कलर। हैप्पी होली अरविंद। तो मैं हूँ आपका हेमंत और आप देख रहे हो हेमंत ब्लॉग्स। आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1 बजे के बाद शुरू होने वाला धमाकेदार होली प्रोग्राम, तो बने रहिए। आज रंग भी उड़ेगा, मस्ती भी फुल ऑन होने वाली है, तो देखते हैं। तो गाइस पहुँच रहे हैं, हम पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले पहुँच के पानी पी लेते हैं। आज अफवाह फैल रखी है इसकी, केवल अरविंद आएगा कॉलेज में, तो देखते हैं। चलो चल के उसे सरप्राइज देते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। प्रिंसिपल सर मिले रास्ते में। क्लास हो गई है खत्म और सर चले गए नीचे। रील शूट हो गए हैं, देखो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो हे गाइस, आज है 28 फरवरी, यानी मॉक टेस्ट इंटरव्यू इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट। पैम्पलेट देख सकते हो आप। टेकटॉक का टॉपिक मॉक टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंडस्ट्री स्पार्क मिनट, टाटा की स्टाइल कंपनी, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोकेशन पंचनगर, डेजिग्नेटेड डिप्यूटी में एजुकेशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस 15+ ईयर्स। टाइम 12 बजे से 1 बजे। इनका नाम दिनेश जोशी है, गूगल से मीट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। आज स्टूडेंट्स इतने कमा रखे हैं, कैसे बताऊँ आपको। आज पीछे 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 इतने कमा रखे क्योंकि आज जो की जरूरत लगती है ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेस करने की। जी सर, यहाँ पे जितने भी स्कोप पर्सन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो अपने पास में नोटपैड रखें, एक बुक और एक पेन रखें, तो जो इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं वो उनको नोट करते रहें। थैंक यू सर। सो सबसे पहले बात ये बात करें कि कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, कंपनी किस फील्ड में अपनी सर्विसेज दे रही है। वो ऑटोमोबाइल भी हो सकता है, फार्मास्यूटिकल भी हो सकता है, एफएमसीजी भी हो सकता है, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अब अगर मैं 2 व्हीलर की बात करूँ, ऑटोमोबाइल की बात करूँ, ऑटोमोबाइल में भी बहुत सारे सेक्टर हैं। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल है। इन सारे सेक्टर्स के बारे में आपको एक अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि कंपनी 4 व्हीलर में डील करती है, कॉमर्शियल में डील करती है, नॉन कॉमर्शियल में डील करती है। Then second thing is very important, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अब अगर यहाँ पे टच करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, नेस्ले इज डीलिंग इनटू फूड प्रोडक्ट्स। जैसे मैं मैगी की बात करूँ, मैगी का कस्टमर कौन है? नॉर्मल यूजर लाइक यू एंड लाइक मी, जिसको डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं। बट अगर मैं ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बजाज, लाइक टाटा, लाइक अशोक लेलैंड, वंस इन अ व्हाइल कोई गाड़ी खरीदते हैं। तो इस चीज की अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। मैं जिस सेक्टर में एंटर करके जा रहा हूँ उस सेक्टर की डिमांड कितनी है। डिमांडिंग सेक्टर है नहीं है, मान के चलो आप एफएमसीजी में जा रहे हो, एफएमसीजी के अंदर ऑपरेशंस में जा रहे हो, उस ऑपरेशंस के अंदर आपको किन चीजों की, किस मशीनरी की, किस प्रोसेस के बारे में क्या नॉलेज होनी है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट। बट आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की सर्विस, इसके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने 2 चीजें टच करी अभी किसी भी कंपनी की। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, दूसरी मैं उसके प्रोडक्ट और सर्विस की बात करूं। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को 10 से 15 साल कंप्लीट हुए होते हैं, इसके बाद वो इन चीजों को ध्यान देना स्टार्ट करता है। और इस पॉइंट को, जैसे आप अभी बहुत प्रेशर है, आप लोग कभी से कंपनी के विजन, कंपनी के मिशन, कंपनी की स्ट्रेटेजी, कंपनी की कोर वैल्यूज, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी का विजन क्या है। कंपनी आने वाले 10 सालों में, कंपनी आने वाले 20 सालों में अपने को कहाँ देखना चाहती है। जैसे हर एक एम्प्लॉय का, हर एक स्टूडेंट का, हर किसी इंसान का एक विजन होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक विजन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नंबर 1 होना चाहती है, इंडिया में या ग्लोबली नंबर 1 होना चाहती है, नंबर 1 टियर 1 होना चाहती है, नंबर 2 टियर 1 होना चाहती है। कब वो डिसाइड करता है कंपनी का विजन, और इस विजन तक पहुंचने के लिए बनता है कंपनी का मिशन। तो आपको बहुत सारी चीजों में इन 2 चीजों का भी ध्यान देना है कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी आने वाले 10 सालों में अपने को कहां देखना चाहती है। उसी से डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ। अगर कंपनी अपने को आने वाले 10 सालों में डबल देखना चाहती है, मान के चलिए आज कंपनी की सेल 4500 करोड़, आने वाले 10 सालों में कंपनी अपने को 50,000 करोड़ पे देखना चाहती है या 60,000 करोड़ पे देखना चाहती है, तो आपको लगेगा यस कंपनी का विजन है, कंपनी में कुछ कोर वैल्यूज है, कंपनी की कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जिन स्ट्रेटजीज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में काम करना, कंपनी में अपनी ग्रोथ के लिए, कंपनी में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे ले चलने के लिए विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, स्ट्रेटजी, इन सारी चीजों
का नॉलेज होना, इन सारी चीजों की अवेयरनेस होना, दैट इज वेरी वेरी। पल्सर में आज आपको इतने सारे वेरिएंट्स दिखेंगे, पल्सर 150 दिखेगा, पल्सर 200 दिखेगा, पल्सर 220 दिखेगा, पल्सर एनएस दिखेगा, पल्सर के दिखेगा। पल्सर के अंदर आपको 10 मॉडल मिलेंगे। ये सारी चीजें तभी हो पाती हैं जब कंपनी के पास एक रोबस्ट डेवलपमेंट सेंटर होता है, कंपनी की एक R&D होती है, जिसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में वो सारे के सारे चेंजेस करना, जिससे आप मार्केट में मैक्सिमम बिजनेस को कैप्चर कर सकते हैं। तो रिसेंट डेवलपमेंट कंपनी का डेवलपमेंट सेंटर कितना स्ट्रॉन्ग है। कंपनी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज से 10 साल पहले आप टाटा की गाड़ियां देखोगे, टाटा में बेसिकली कुछ ही मॉडल चला करते थे। एक गाड़ी की चलती थी टाटा इंडिका, और टाटा इंडिका इतनी रोबस्ट व्हीकल थी, उसकी सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग थी। टाटा की गाड़ियों को किसी भी आप देखेंगे लेविश फैमिली यूज नहीं करती थी। लेविश फैमिली मींस लाइक जैसे मर्सिडीज है, जैसे हम सियाज की बात करते हैं, मारुति सुजुकी की, तो इसको एक टॉप सेगमेंट में अच्छी गाड़ी नहीं माना जाता था, क्योंकि इनके पास डीजल इंजन था, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इनकी गाड़ियों में नॉइज बहुत थी, इनकी टेक्नोलॉजी, गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे थे, एवरेज बहुत कम था। बट टाटा ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी एनपी को, अपने डेवलपमेंट सेंटर को इतना स्ट्रॉन्ग किया, उसने जैगुआर के साथ कोलैबोरेट किया। जैगुआर के साथ कोलैबोरेट करने के बाद अब आप देख सकते हैं टाटा की कितनी गाड़ियां नेक्सॉन से लेके डिवॉल्व तक, अभी ईवी सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि टाटा का डेवलपमेंट किस फोकस के साथ, किस रेशियो के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि चेंजेस की ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने डेवलपमेंट सेंटर को चेंज कर रही है, कैसे नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, ईवी सेगमेंट में कितना आगे काम कर रही है। अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की, ऐसे बात करते हैं एफएमसीजी की, वो अपनी मेडिसिन के ऊपर किस तरीके की टेक्नोलॉजी, किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको अपनी पर्सनल, आपको अपनी प्रोफेशनल, आपको अपनी हॉबीज, आपको अपनी फैमिलीज, आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सारी चीजों को टच करना है। आपको एक बहुत इंप्रेसिव वे में अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको ये इस चीज का वेट नहीं करना है कि कोई आदमी जब आपसे सामने से पूछेगा तब आप उसको आंसर करेंगे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। जब आपको पूछा गया है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको उस टेल मी अबाउट योरसेल्फ में सारी चीजें अपने से रिलेटेड बतानी है, चाहे वो हॉबीज हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो इन सारी चीजों को जब आप कैच करेंगे तो एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी निकल के आती है, एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी निकल के आती है। और फर्स्ट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और दिस इज द फैक्ट। आपका 10 या 50% आपके चांसेस बनाता है इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए, 50% आपके चांसेस बनाता है इंटरव्यू से बाहर होने के लिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कितने इंप्रेसिव वे में देना है। जब आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। आपको अपने बारे में, अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया अपनी लाइफ में, उन अचीवमेंट्स को भी बताना है। आपको अपने बारे में सब कुछ बताना है। आपको ऐसा फील कराना है यस आई एम द बेस्ट। मैं ऑर्गेनाइजेशन में अगर आता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन को मैं ये दे सकता हूँ, मैं अपने काम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन तक ले जाने में मैं ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे सपोर्ट कर सकता हूँ। और ये सिर्फ हो सकता है आपके टेलिंग अबाउट योरसेल्फ से। यही आपको बताता है एटीट्यूड। और असेसर जो भी आपका इंटरव्यू लेते हैं वो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए जज करते हैं। 5 से 10 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है, 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है। उस 5 से 10 मिनट के इंटरव्यू में आपको अपने बारे में इतना सब कुछ बताना है कि सामने वाला आदमी आपको डरते हुए भी पूछना चाहता है। सामने वाला आदमी आपको बोले यस ही इज द राइट पर्सन, ही इज द राइट कैंडिडेट। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, देखिए उस समय मेन चीज वो आपकी टेक्निकल नो हाउ, वो आपकी टेक्निकल नॉलेज को कुछ नहीं पता कि आपको मैथ्स में 75 मार्क्स मिले हैं, आपको केमिस्ट्री में कितने परसेंटेज मिले हैं। वो सिर्फ आपका एटीट्यूड जज करने की कोशिश करता है कि आपके अंदर काम करने का एटीट्यूड है या नहीं। उनको उस समय मार्क्स से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि आदमी का माइंडसेट इज पॉजिटिव और नहीं। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आप एडवर्स सिचुएशन में भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एटीट्यूड, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू को फेस करना है। आपको किसी भी, अगर इंटरव्यू कुछ आपसे, आपने कोई आंसर किया, कुछ आंसर किया, इसलिए वो आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हंस के रिप्लाई करना है। आपको ये रिप्लाई भी देना नहीं सर ऐसे हो, बिकॉज ऐसी सिचुएशन भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देख रहा हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करना चाहिए। तो आपको हमेशा आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्टेट ऑफ वीकनेस, आपने कहा मेरी स्टेट सर आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, मुझे किसी आदमी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुमको ये काम करना है। ये चीजें आपकी बातों
से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी आपकी वे ऑफ टॉकिंग से, आपके हैंड गेस्चर से, आपकी आई मूवमेंट से, आपकी हेयर स्टाइल से, सारी चीजों से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपके पहनावे से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि यस यू आर द राइट पर्सन फॉर मी, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके, थैंक यू। इसके बाद एक क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाई शुड वी हायर यू? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अबाउट यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन बेसिकली जनरली होता है, व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपने ऐसा क्या है जो हम आपको बेसिकली उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिकली जब मैं भी आपसे 15 साल पहले की अगर बात करूं तो हमारा क्वेश्चन से हमारा आंसर सिर्फ यही होता था कि सर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कर सकता हूं जो दूसरा आदमी या दूसरा स्टूडेंट नहीं कर सकता। बेसिकली इसको बताने के, इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। अब वो कैसे आप चीजों को ट्विस्ट करके, अपनी बातों को ट्विस्ट करके अपने इंटरव्यू को इंप्रेस कर पाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी एबिलिटी है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है। बट ऐसा इसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं है कि आप ये डिफाइंड आंसर दोगे तो नहीं कर। इसके बहुत सारी चीजें हैं। इसका एक फैक्टर हो सकता है सर कम्युनिकेशन स्किल। मैं कहूँ सर माय कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड। मुझे अपनी बात को बताने के लिए ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, मैं बहुत इफेक्टिवली नीचे की लाइन को समझा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा कम्युनिकेशन करूंगा तो मेरी टीम मेरे डिसीजन को, मेरी डायरेक्शन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगी, बहुत जल्दी अडॉप्ट करेगी और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। सेकंड थिंग सर, मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, भले ही कोई भी सिचुएशन हो, भले ही मेरे पे कितना भी प्रेशर हो, मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुझे लगता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के विजन, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव कर सकता हूं। नंबर 13 सर, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर होता है वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मींस लाइक आई एम नॉट अ पर्सन हु इज कमिंग एट 9 एंड मूविंग एट 5:30। फ्लेक्सिबिलिटी मींस आप मुझे ऑपरेशन में डालते हैं, मैं ऑपरेशन में काम कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी मींस आप मुझे पीटीसी में डालते हैं, मैं पीटीसी में काम कर सकता हूँ। भले ही मुझे पीटीसी की नॉलेज नहीं है, भले मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं है, पर मेरा एटीट्यूड है सीखने का। होली सेलिब्रेशन ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। शिवम सर ने साफ साफ बोल दिया, पढ़ाई पहले गुलाल बाद में। अब जिनको घर जाना है वो होली जो स्पेशल था वो, अगर आपको ये ब्लॉग कैंसिल पसंद आया हो तो कमेंट में लिख दो सर प्लीज़ नेक्स्ट टाइम हेलो। जब हम भी घर की तरफ निकलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बुरा ना मानो, होली है। तो फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।